आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अध्याय 3 मांग की अवधारणा। इस अध्याय से संबंधित अब तक हमने 4 पार्ट में विशेष रूप से चर्चा की है। आज का ये हमारा 5वां पार्ट है जो इस अध्याय से संबंधित अंतिम पार्ट रहेगा। इस पार्ट 5 के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं मांग के नियम के लागू होने के कारण। ऐसे कौन कौन से बिंदु है जिनके माध्यम से मांग का नियम लागू होता है। इसके साथ ही हम इस पार्ट 5 के अंतर्गत मांग के नियम के अपवाद भर भी चर्चा करेंगे। ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके अंतर्गत मांग का नियम फेल हो जाता है, विफल हो जाता है, उन सभी पर भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि बच्चों हमने पूर्व के वीडियो में मांग और मांग का नियम पर विशेष रूप से चर्चा की थी और हम जानते हैं और हमने पूर्व की वीडियो में भी चर्चा की है कि इस मांग का संबंध उपभोक्ता से है और अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था में इस मांग को हम उपभोक्ता व्यवहार को समझने में इस मांग का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसके माध्यम से हम उपभोक्ता व्यवहार को समझने में हमें आसानी होती है। और हमने ये भी जाना आखिर मांग क्या होती है और मांग का नियम क्या होता है। संक्षेप में हम बात करें तो मांग के नियम के अंतर्गत हमने ये जाना था कि अन्य बातें स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत और जो मांगी जाने वाली मात्रा में विलोम संबंध को दर्शाता है मांग का नियम। इस पार्ट 5 में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा मांग का नियम लागू होता है, यानी कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में विलोम संबंध होता है। उसके साथ ही हम उसके अपवाद पर भी चर्चा करने जा रहे हैं। चलते हैं, सबसे पहले हम मांग के नियम के लागू होने के कारणों पर चर्चा करते हैं और उसमें सबसे पहले बिंदु पर हम चलें तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम पर चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से मांग का नियम लागू होता है। हमने पूर्व में जब उपभोक्ता संतुलन पर चर्चा की थी, जहां हमने जो गणनावाचक दृष्टिकोण है उस पर विशेष रूप से बात की थी और गणनावाचक दृष्टिकोण में हमने एक सिद्धांत पर बात की थी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। सबसे पहले उस पर बात करते हैं। इससे संबंधित हमने तालिका का भी निर्माण किया था। एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर इससे संबंधित तालिका है और इस तालिका में हम देख पा रहे हैं कि उपभोक्ता जैसे जैसे उत्तरोत्तर यानी एक के बाद एक इकाइयों का प्रयोग करता है तो इससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो घटती हुई प्राप्त होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहली इकाई का प्रयोग करने पर उपभोक्ता को 10 उपयोगिता मिलती है, दूसरी इकाई पर जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो 8 हो जाती है और तीसरी पर 6, फिर 4। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इकाइयों में वृद्धि करता है प्राप्त जो उपयोगिता है, संतुष्टि है, वो घटती हुई जाती है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस सिद्धांत को हम लें तो देखेंगे कि जैसे जैसे इकाइयों में वृद्धि हो रही है उपयोगिता में कमी हो रही है, तो निश्चित रूप से अगर उसके संतुष्टि कम मिल रही है तो वो कम कीमत देने को तैयार होगा और जब उसको अधिक संतुष्टि मिल रही है तो वो कीमत भी अधिक अदा देने को, उस कीमत को अधिक देने के लिए वो तैयार होता है। यहां हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे इकाइयों में वृद्धि कर रहे हैं तो मिलने वाली जो संतुष्टि घट रही है, इसका मतलब इकाइयों में वृद्धि होने के पर वो कम कीमत देगा और यही तो मांग का नियम है कि कीमत कम होने पर वो वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो यही तो क्या है मांग का नियम है। यहां हम देखें कि इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयां खरीदता है तो सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसका मतलब वो उसके लिए कीमत भी क्या देगा, कम देगा। अगर उपभोक्ता को अधिक संतोष प्राप्त होता है तो वह उसके लिए अधिक, यहां अधिक भी आपको लिखना है, अधिक कीमत अदा करेगा। तो चूंकि अभी हमने बात की कि जैसे जैसे इकाइयों में वृद्धि हो रही है संतुष्टि कम हो रही है, इसका मतलब कीमत भी क्या देगा, कम देगा और अधिक संतुष्टि मिल रही है तो अधिक कीमत देने को लिए तैयार होगा। और अधिक संतुष्टि मिल रही है इसका मतलब कब, इस ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अंतर्गत कब, जब इकाइयां क्या रहेगी, कम रहेगी। इसका मतलब उसके लिए क्या कीमत है, अधिक, यानी अधिक कीमत पर इकाइयां क्या हुई है, कम हुई है, यानी उल्टा संबंध है, यानी कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में उल्टा संबंध है। यही तो मांग का नियम है। दूसरी बिंदु पर हम बात करें तो यहां हम देखें प्रतिस्थापन प्रभाव। तो प्रतिस्थापन प्रभाव को समझते हैं। सबसे पहले तो प्रतिस्थापन प्रभाव से तात्पर्य है
कोई वस्तु सापेक्षतः सस्ती हो जाती है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा सस्ती हो जाए, तो निश्चित रूप से महंगी वस्तु के स्थान पर इसे अधिक प्रयोग में लेंगे। यहाँ उदाहरण के रूप में हमने यहाँ अक्ष और वाई वस्तु ली है। यदि अक्ष वस्तु सस्ती हो तो ऐसी स्थिति में अक्ष वस्तु का अधिक प्रयोग करेंगे। आपकी स्क्रीन पर 2 पेन दिखाई दे रहे होंगे। इन दोनों की कीमत प्रारंभ में मान लें कि 10 रुपए है। पहले की जो पेन है उसकी कीमत 10 रुपए से घटकर कितनी हो जाए, 8 हो जाए, तो निश्चित रूप से यहां हम देखेंगे कि इस उपभोक्ता है वो पहले पेन का अधिक प्रयोग करेंगे। यही है प्रतिस्थापन प्रभाव। कहने का तात्पर्य हमारा ये रहेगा कि उपभोक्ता जो महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का अधिक प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहीं से प्रतिस्थापन प्रभाव से भी मांग का नियम लागू होता है कि कीमत कम हुई, इसका मतलब उपभोक्ता यानी मांगी जाने वाली मात्रा में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि उपभोक्ता जो दूसरे पेन को खरीद रहे थे उनमें से हटकर वो कौन से पेन पर आ जाएंगे, पहले पेन पर, क्योंकि उसकी कीमत क्या हुई है, कम हुई है। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे बिंदु पर चलते हैं। तीसरे बिंदु में हम देख रहे हैं आय प्रभाव। अब आय प्रभाव के कारण किस प्रकार से मांग का नियम लागू होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में भी परिवर्तन होता है, इसका प्रभाव वस्तु की मांग मात्रा पर पड़ता है। यही क्या होगा, आय प्रभाव। सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तविक आय होती क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें वास्तविक आय, तो वास्तविक आय से हमारा तात्पर्य रहेगा W/P। अब W क्या है, मौद्रिक आय, P क्या है, कीमत स्तर है। ठीक है, तो हम ये देखें कैसे, जैसे मान लें कि जैसा कि आपकी स्क्रीन पर ये एक इमेज दिख रही है, ये मिस्टर राहुल है और मिस्टर राहुल के पास 1000 रुपए हैं। कितने रुपए हैं इसके पास, 1000 रुपए हैं, और किसी एक्स वस्तु का ये प्रयोग कर रहा है और उसकी जो कीमत है 20 रुपए प्रति किलोग्राम। तो इस आधार पर हम देखें कि यहाँ इसकी वास्तविक आय कितनी आएगी, उसको समझने का प्रयास करें। तो वास्तविक आय को हम समझें, कीमत तो ये हम देखेंगे यहाँ 50। ठीक है, और हम यहाँ ये भी देखें, अगर इसको इस तरीके से समझें, यहाँ जब कीमत स्तर के आधार पर समझेंगे तो वास्तविक आय का मतलब क्या होगा, जो मौद्रिक आय बटे कीमत स्तर। ठीक है, कीमत स्तर। अब यानी अगर कीमत घट गई हो, कीमत स्तर घट गया हो, तो मान लें कि ये 10 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक आय कितनी हो गई, 100 हो गई। इसका मतलब कीमत स्तर में कमी होने पर वास्तविक आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, लेकिन यहां हम अक्ष वस्तु की बात कर रहे हैं कि राहुल की जो आय है 1000 है। ठीक है, और वो 20 जो किसी अक्ष वस्तु का प्रयोग कर रहा है और उसकी कीमत 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। तब ऐसी स्थिति में वो उसकी कितनी इकाई खरीद रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 1000 बटे 20 यानी 50 इकाई का वो प्रयोग कर सकता है। अब यदि वस्तु की कीमत 10 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, कितनी हो जाए, 10 रुपए, पहले कीमत कितनी थी, 20 रुपए, और उससे घटकर 10 रुपए हो जाए, तब हम देखें अगर वो राहुल के द्वारा 50 इकाई का ही प्रयोग किया जा रहा है, तो उस 50 इकाई को अब उपभोक्ता कितने रुपए में खरीद लेगा, तो हम देखेंगे कि वो इसको 500 रुपए में ही खरीद लेगा, क्योंकि कीमत कितनी है, अब 10 है, और कितनी इकाई की, 50 इकाई की। इसका मतलब उस पैसे कितने थे, उसके पास 1000 थे। अब वो 10 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर उस 50 इकाई को वो केवल 500 में खरीद लेगा। इसका मतलब उसके पास 500 रुपए शेष बच गए। अब उस 500 से उस वस्तु को और अधिक खरीद सकता है। यही है आय प्रभाव, यानी कहने का मतलब कीमत स्तर में कमी होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। अब ये 500 रुपए बचे हैं, यानी कीमत जो 10 रुपए हो गई 20 से, इसका मतलब वो 50 इकाई अब वो 500 रुपए में ही खरीद सकता है। इसका मतलब राहुल के पास कितने बच गए, 500 रुपए बच गए। अब ये 500 उसकी आय बढ़ने के कारण नहीं बढ़े हैं, ये कीमत के घटने के कारण बढ़े हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखना। कीमत में कमी हुई है, इसका मतलब इसको कहेंगे हम वास्तविक आय में वृद्धि।
तो इस प्रकार हम देखें 500 रुपए से वो और अधिक वस्तुओं को खरीद रहा है। ठीक है, तो हम यहां देखें कीमत में क्या हुई, कमी हुई। कीमत में कमी होने के कारण उसकी वास्तविक आय बढ़ी, यानी उसको 500 रुपए और शेष रहे हैं और उससे उस अक्स वस्तु की और अधिक इकाइयां खरीद सकता है। यही क्या है, आय प्रभाव है और इसके द्वारा मांग के नियम का लागू होता है, आय प्रभाव के द्वारा। आगे हम बिंदु पर बात करें तो हम बात करेंगे नए उपभोक्ता का जुड़ना। नए उपभोक्ता का जुड़ना, इसके माध्यम से भी क्या है, मांग का नियम लागू होता है। और ऐसा कब होता है, जब वस्तु की कीमत घटती है। हम सबसे पहले इसको समझते हैं। जब वस्तु की कीमत घटती है तो नए उपभोक्ता जो पूर्व में उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे, वे अब उस वस्तु को खरीदने की स्थिति में आ जाते हैं तथा पुराने उपभोक्ता घटी हुई कीमत पर अपनी उपभोग की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार वस्तु की कुल मांग में वृद्धि होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत क्या हुई है, घटी हुई है। अब आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो एक इमेज जो कि मिस्टर राम है। राम जैसे ही वस्तु की कीमत घटी तो वो इस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा। साथ ही साथ आप इस इमेज में और भी ये व्यक्ति देख रहे हो, जैसे ही कीमत में कमी हुई ये व्यक्ति भी इस वस्तु को खरीदने लग जाएंगे। इसके द्वारा हम देखेंगे कि निश्चित रूप से हम कहेंगे कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर कुल मांग में क्या हुई, वृद्धि हुई, क्योंकि राम के द्वारा भी उस वस्तु की अधिक इकाई खरीदी जा रही है और आप ये देख रहे हैं कि जो ये और नए उपभोक्ता हैं ये भी इस वस्तु को खरीदने लग जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कीमत में कमी के फलस्वरूप उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि हुई और कब हुई, नए उपभोक्ता का जुड़ने के माध्यम से। तो इसके द्वारा भी मांग का नियम लागू होता है। अब आगे हम देख रहे हैं नए उपयोगों में वृद्धि। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसका उपयोग अन्य उपयोगों में भी बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कीमत घटने पर मांग भी बढ़ती है। जैसा कि आप देखते हो कि विद्युत बिजली की दरें घट जाती है तो उसके और प्रयोग बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार दूध की कीमत कम होने पर इसके उपयोगों में वृद्धि होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके विभिन्न प्रयोग हैं। विभिन्न प्रकार की मिठाइयां बनाने में दूध का प्रयोग होता है। ठीक है, घी जो है उसमें होता है, पनीर वगैरह है। जैसे इसकी कीमत घटी तो इसको और अधिक प्रयोग बढ़ जाते हैं और अधिक इसके उपयोग बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कीमत में कमी होने पर नए उपयोगों में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और इस प्रकार जब मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि हो रही है तो निश्चित रूप से मांग का नियम लागू होता है। तो ये विभिन्न बिंदु हमने देखे और इन बिंदुओं के माध्यम से हमने देखे कि किस प्रकार से मांग का नियम लागू होता है। आगे हम बात करें मांग के नियम के अपवाद पर चर्चा करेंगे। अब अपवाद होता क्या है, कोई भी सिद्धांत है, कोई भी नियम है हम बनाते हैं, उसकी मान्यता बनाते हैं, लेकिन उसके कुछ ना कुछ अपवाद रह जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं ऐसे बिंदु आ जाते हैं जहां वो नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, नियम लागू नहीं होता है। और मांग के नियम के अपवाद में सबसे पहला जो अपवाद आप देख रहे हो वो है गिफिन वस्तु। बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अधिकांशतः पूछा जाता है। इस गिफिन वस्तु पर क्या मांग का नियम लागू होता है, तो उसकी बात करें तो इसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। गिफिन वस्तु घटिया वस्तु की एक ऐसी किस्म है। ठीक है, आगे आप जब उच्च स्तर में या उच्च अध्ययन करते हो तब इसमें विस्तार रूप से इस घटिया वस्तु और गिफिन वस्तु में भी अंतर किया जाता है। तो यहाँ गिफिन वस्तु एक प्रकार की घटिया वस्तु है, लेकिन सारी की सारी घटिया वस्तु गिफिन वस्तु नहीं हो सकती, वो उच्च अध्ययन की बात है। फिलहाल आप ये जानिए कि गिफिन वस्तु एक प्रकार की घटिया वस्तु है जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, अर्थात मांग के नियम के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि कीमत में कमी होने पर मांगी जाने वाली मात्रा में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन यहाँ इसके अंतर्गत मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसमें होता क्या है, गिफिन वस्तु की स्थिति में कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है और कीमतों के घटने पर मांग भी घट जाती है। आपकी पुस्तक में इससे संबंधित उदाहरण दिया हुआ है, ज्वार व बाजरा। ये एक प्रकार की घटिया वस्तु है कि जिसमें अगर ज्वार और बाजरे की कीमत, जैसे इन वस्तुओं की कीमत घटने पर उपभोक्ता द्वारा इन वस्तुओं का उपभोग भी क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार की ये घटिया वस्तु है
जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, इनकी कीमत घटने पर इसके उपभोग को भी क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, और कीमत बढ़ने पर इसके उपभोग को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इसके एक उदाहरण और भी मिलता है ब्रेड का, क्योंकि ये माना जाता है कि इस स्थिति में जैसे किसी व्यक्ति की 1,000 रुपये आय है, अब ब्रेड का जो पाश्चात्य देश है उनमें ब्रेड का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है कि अधिकांश पैसा ब्रेड पर खर्च हो रहा है। तो इसका मतलब जैसे हम देखें कि 700 रुपये मान लो कि ब्रेड पर खर्च हो रहे हैं, तो एक बड़ा हिस्सा इस ब्रेड पर खर्च किया जा रहा है। अगर इस ब्रेड की कीमत घट गई तो उपभोक्ता के पास बहुत सारा पैसा बच जाएगा। जैसे 20 रुपए पैकेट है और घट के 10 रुपए हो गया, तो निश्चित रूप से उपभोक्ता की आय में एक बड़ा परिवर्तन होगा, और उस कारण कीमत में कमी होने के कारण वो घटिया वस्तु के स्थान पर बढ़िया वस्तु का प्रयोग करने लग जाता है, क्योंकि घटिया वस्तु पर उपभोक्ता द्वारा बहुत बड़ा हिस्सा खर्च किया जाता है, जिसके फलस्वरूप उसकी कीमत घटने पर उसके पास बहुत बड़ा हिस्सा बच जाता है, इसलिए वो उसके प्रयोग में कमी कर देता है। फिलहाल आप जानिए कि किफिन वस्तु मांग का नियम का एक अपवाद है, जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा हम देखें प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुएं। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी कीमत अधिक होने पर उनकी मांग भी क्या होती है, अधिक होती है। जैसे ये प्रतिष्ठा सूचक, जैसे हीरे पन्ने के आभूषण, लोगों की शान शौकत के यानी रेपुटेशन का ये बिंदु होता है हीरे और पन्ने जो कि आभूषण होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। इनकी कीमत अधिक होती है तो लोग इनको आप अपनी रेपो बढ़ाने के लिए ज्यादा खरीदना चाहते हैं। अगर कीमत कम होगी तो लोगों के सामने या लोगों की नजरों में उनकी वैल्यू घट जाती है और उसको कम खरीदते हैं। क्योंकि हम देखें कि कोई अगर चीज है हमारे पड़ोसियों द्वारा भी खरीद ली जाती है तो निश्चित रूप से उसका रुझान कम हो जाएगा कि यार ये वस्तु तो इन्होंने ही खरीद ली। उसमें किसी प्रकार की सामाजिक प्रतिष्ठा का कोई बिंदु नहीं रहता है, और इनकी कीमतें अधिक होती है। किसी के पास अगर खरीद ली तो वो एक प्रकार की सामाजिक प्रतिष्ठा का बिंदु बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं। और क्यों है, क्योंकि उनकी कीमतें बहुत अधिक है, इसलिए ऐसी जो प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत अधिक होने पर उनकी मांग भी क्या होती है, यहां मांग आप लिखना, मांग अधिक होती है, जैसा कि हम प्रतिष्ठात्मक ये वस्तुओं की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो वस्तुओं की भावी कीमत में परिवर्तन की संभावना। हम देखते हैं कि कोई वस्तु है जिसकी अब वर्तमान में, जैसे कोई अक्स वस्तु है, इस अक्स वस्तु की कीमत वर्तमान में 15 से घटकर 10 हो गई, 15 से घटकर 10 हो गई। निश्चित रूप से लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अनुसार इसकी मांगी जाने वाली मात्रा, मांग मात्रा में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि कीमत में क्या हुई है, कमी हुई है। लेकिन बच्चों यहां उपभोक्ता को लगता है कि आगे भविष्य में इसकी कीमत कितनी होने की संभावना है, 8 होने की संभावना है। तो इसलिए उपभोक्ता वर्तमान में जब 15 से 10 हुई है, उस स्थिति में उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि उपभोक्ता को यह संभावना है कि भविष्य में उसकी कीमत कितनी होने वाली है, 8 होने वाली है। तो इस प्रकार की जो भविष्य की जो भावी कीमतों में परिवर्तन की संभावना है, उसके आधार पर भी कहीं ना कहीं मांग का नियम क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। इसके अलावा हम देखें उपभोक्ता की अज्ञानता एवं गलत धारणाएं, इसके द्वारा भी मांग का नियम फेल हो जाता है। कई बार जो उपभोक्ता होते हैं वो गलत धारणा लेते थे। कई बार हम देखते हैं दुकान के अंतर्गत जाते हैं और हमारी ये इस प्रकार की धारणा बनी होती है कि कोई वस्तु, हम कहते हैं कि जैसे कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम दुकानदार को कहते हैं कि हमें कपड़ा चाहिए और भारी से भारी, महंगे से महंगा दिखाइए। तो निश्चित रूप से वहां हमारी ये गलत धारणा रहेगी, क्योंकि उस दुकानदार को ये पता रहेगा, फिर ये उस चीज का फायदा उठाएगा कि इसके नजर में केवल उस वस्तु की क्वालिटी है, उसकी अधिक कीमत। तो कई बार होता है कि दुकानदार कोई घटिया वस्तु दे देता है, यानी निम्न कोटि की वस्तु दे देता है और उसकी कीमत अधिक बता देता है, और हमारे यह धारणा रहती है कि उस वस्तु की हमने अधिक कीमत दी है, इसका मतलब ये वस्तु अधिक अच्छी होगी। तो कई बार ऐसी स्थिति में हो सकती है। और कई बार हम पैकिंग के आधार पर, यार इसकी तो अच्छी पैकिंग है, या लोगों के फैशन के आधार पर, या लोगों के प्रचलन के आधार पर विभिन्न प्रकार की अज्ञानता है। कई बार हमें कीमत की जानकारी नहीं होती है। तो इस प्रकार कई प्रकार की उपभोक्ता की अज्ञानता एवं गलत धारणाओं के माध्यम से भी मांग का नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और अंतिम बिंदु जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग।
तो हम देखते हैं दूध है, अपने गेहूं है, विभिन्न जैसे माचिस है, विभिन्न प्रकार की हम अनिवार्य वस्तुएं हैं जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। यहाँ भी कहीं ना कहीं मांग का नियम ठीक प्रकार से लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि अनिवार्य वस्तुएं वो होती है जिनका हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग दैनिक जीवन में इनके प्रयोग के बिना संभव नहीं है। इनका प्रयोग करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इन अनिवार्य वस्तुओं की पहली बात तो कीमत में बहुत कम परिवर्तन होता है, और अगर कीमत में परिवर्तन हो भी गया तो भी हमें उसकी जो मांगी जाने वाली मात्रा में प्रयोग में कहीं ना कोई परिवर्तन नहीं होगा, या परिवर्तन होगा तो सूक्ष्म परिवर्तन होगा। जैसे मैं एक यहाँ नमक का उदाहरण दूं, अगर नमक की कीमत कम हो गई तो ऐसा नहीं है कि हम नमक का ज्यादा प्रयोग करने लग गए। हमारे दैनिक जीवन में जितना नमक प्रयोग में लाया जाता है उतने ही नमक का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि आज नमक कम हो गया या उसकी कीमत कम हो गई तो आज आटे में है ना 2 चम्मच की जगह 5 चम्मच डाल दो, ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे जीवन के अनिवार्य वस्तुओं की स्थिति में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो के अंतर्गत, इस पाठ के अंतर्गत हमने मांग के नियम के लागू होने के कारणों पर चर्चा की, और इसके साथ ही साथ इसके अपवाद पर भी चर्चा की जहां मांग का नियम लागू नहीं होता है या विफल हो जाता है या कहीं ना कहीं किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है। हम वैसे व्यवहारिक रूप में भी बात करें तो हम विभिन्न प्रकार के नियम सिद्धांत बनाते हैं और कहीं ना कहीं वो विफल भी हो जाते हैं। कुछ ऐसी बिंदु, ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है कि वो नियम और सिद्धांत कहीं ना कहीं हमें एक बार के लिए मतलब उसको बंद भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार ये हम मांग के नियम का हमारा अंतिम जो मांग की अवधारणा का ये हमारा अंतिम पाठ है। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।